किया गया। इसके लिए सबसे पहले माननीय इंदु कुमार चंदापुरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। आज त्याग मूर्ति आर्यल चंदापुरी जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथियों, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातें इस मंच से हो चुकी और सबने कहा कि हम 52% हैं, हम 60% हैं, हम 65% हैं, हम 80% हैं, हम 85%, और हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है कि हम 90% भी। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। बात तो सही है कि हम 52%, बात तो सही है कि हम 60%, बात सही है हम 65%, बात यह भी सही है कि हम 85 और 90% है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश की आजादी, जिसको हम आजादी बोलते हैं, उस आजादी के इतने दिनों में, आजादी के इतने दिनों में, 74-75 सालों में, अगर हमारी आबादी इतना है और पिछड़े वर्ग की आबादी अगर खास तौर से 52%, 60%, 65% है, तो आज हमें यह रोना क्यों रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। रोना क्यों रोना पड़ रहा है, ये तो हमको सोचने और समझने की जरूरत है। बात तो इससे भी आगे निकल गई। अभी एक आयोग ने सिफारिश किया है सरकार को कि हिजड़ों को भी पिछड़ों में शामिल कर लिया जाए, ओबीसी में इनको भी शामिल कर लिया जाए, और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, ऐसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा। 7 अजूबे दुनिया में है, ऐसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, लेकिन 8वां अजूबा कौन है आज तक हमने सोचा नहीं है। अरे वो 8वां अजूबा कोई और नहीं है, अपने को 52%, 60%, 65% करने वाले हम ही लोग हैं, जो आजादी के 74 साल में वोट का अधिकार होने के बावजूद भी अपनी गिनती तक नहीं करवा सकते। कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती, और ना बनती है ना बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमें तो दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं। जब हम बोलते हैं, हमारे जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, तो क्या कहा जाता है, अरे वो तो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमारे इस समाज के लोगों को 2-4 ब्राह्मण बताते हैं, अरे वो तो गाली देते। अरे भैया, कौन सी गाली देते? हम तो ये कहते हैं कि आजादी के 74 साल में ब्राह्मणों ने हमारी गिनती नहीं होने दिया। तो आप पता लगा लो, जब से देश आजाद हुआ कौन कौन प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू रहे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी रही, तमाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते रहे, ब्राह्मण बनते रहे। अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, नहीं होने दिए। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदारी लगा दी गई, और प्रणब मुखर्जी ने नहीं होने दिया। नहीं होने दिया जिसने, अगर उसका नाम लेते हैं तो कहते हो गाली दे रहे। गाली देना है, गाली क्या होती है हम लोग गांव देहात के लोग हैं, अच्छे से जानते हैं गाली क्या होती है। ये गाली देना नहीं है। अगर देश की विधायिका पर 80% ब्राह्मणों ने, अगर देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, देश की कार्यपालिका पर 80% ब्राह्मणों ने कब्जा किया है आजादी के 74 साल, अगर देश की न्यायपालिका पर कब्जा किया है, देश की मीडिया पर कब्जा किया है, ये बताना गाली देना है। ये डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रूफ है, और ये बात उनको पता है जो हमारे लोगों को भड़काते हैं, और हम कोई नई बात कह रहे हैं। ये बात हम लोग नहीं जानते। जिस आजादी को आजादी 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 हम रट रहे हैं, क्या हमारे पुरखे साहू जी महाराज उस आजादी को आजादी मानते थे? क्या हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले उस आजादी को आजादी मानते थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर उस आजादी को आजादी मानते थे? क्या त्याग मूर्ति चंदापुरी आजादी मानते थे? अगर मानते तो तीसरी आजादी की बात नहीं करते। अगर तीसरी आजादी की बात किया तो इसका मतलब मानते थे कि आजादी नहीं मिली। तो हमें समझने की जरूरत है, आजादी का आंदोलन एक साजिश थी। 1857 में पहला संग्राम हुआ, 1848 में ज्योतिबा फुले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू की।
ज्योतिबा फुले ने जो हमारे लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, जिन्होंने हजारों साल से पढ़ने लिखने से रोका था, उनके पेट में दर्द हो गया कि ज्योतिबा फुले क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं। अगर ज्योतिबा फुले ने अपने लोगों को पढ़ा लिखा लिया तो ये लोग इस देश में आगे आ जाएंगे, इनको आगे नहीं आने देना है। अरे हम पिछड़े हैं तो अपने आप ही पीछे चलेंगे क्या? अपने आप पीछे नहीं चलेंगे, साजिश से पिछाड़ा गया है। और साजिश इस बात को ज्योतिबा फुले समझते थे, इसलिए अपने लोगों को पढ़ाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई। 1848 पहले आता है, 1857 पहले आता है। 1848 में ज्योतिबा फुले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू की। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1857 का जो संग्राम हुआ, मैं मेरठ गया था, मैं मिला था वहां उनके परिवार के लोगों से जो गुर्जर समाज के लोग थे। उन्होंने 1857 की क्रांति करने का काम किया था। 1857 की क्रांति करने का काम मंगल पांडे ने नहीं किया था। मैं वहां जा करके वहां कार्यक्रम करके आया। जिन्होंने लड़ी भी उस आजादी की लड़ाई में, उनको कुछ मिला भी नहीं, उनका इतिहास से भी नाम गायब कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में गांधी जी लिखते हैं, अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को याद थी, केवल उस समय भूल गए जब सरदार को प्रधानमंत्री बनाना था, तब गांधी जी भूल गए। बाकी गांधी जी को याद था। आखिर सरदार को प्रधानमंत्री गांधी क्यों नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि यह तय था कि इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा जाएगा और देश पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान बन गया। जाति आधारित गिनती किसने रोकी? जवाहरलाल नेहरू ने रोकी। आर्टिकल 340 संविधान में लिखा होने के बावजूद भी आयोग किसने नहीं बनाया? तो नेहरू ने नहीं बनाया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया और चंदापुरी साहब और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिल करके जब सभा किया बिहार के अंदर, जब बिहार के अंदर सभा किया तो त्याग मूर्ति चंदापुरी जी को क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं कहा जाता। नेहरू ने अपना आदमी भेजा चंदापुरी जी को समझाने के लिए कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, नेहरू जी ने बुलाया है। आज तो लोग टिकट के लिए कहते, अरे मुझे टिकट मिला, मैं कैसे बोलूंगा भाई। अरे चंदापुरी जी को नेहरू जी बुला रहे थे, आइए आपको केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। चंदापुरी जी ने कहा मुझे टाइम नहीं है, मैंने बाबा साहब का कार्यक्रम लिया है, मैं उनकी सभा की तैयारी कर रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। जब नेहरू के आदमी ने चंदापुरी जी की बात नेहरू को बताई तो नेहरू ने पूछा, चंदापुरी जी को पूछो बाबा साहब अम्बेडकर की सभा करने के बाद में क्या आएंगे मिलने के लिए? तो चंदापुरी साहब जितना त्यागी थे और जितना अक्खड़ थे अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, इस बात से पता चलता है उन्होंने कहा ना अब आऊंगा, न तब आऊंगा, न पहले आऊंगा, न बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। कई बार इंदिरा गांधी ने भी कोशिश किया, चंदापुरी जी नहीं गए क्योंकि चंदापुरी जानते थे ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। ये बात ज्योतिबा फुले जानते थे, ये बात साहू महाराज जानते थे, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। और इसलिए जब ज्योतिबा फुले के पास रनाडे गए और रनाडे कहने लगे कि फुले जी आप तो बहुत लोकप्रिय आदमी हो, अंग्रेजों को भगाना है, आ जाओ आजादी के आंदोलन में। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, पंडित जी तुम ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को भगा दोगे, राजा हो जाओगे, तुम हमारे जैसे कुलवी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? इसमें तो मुझे यकीन, मुझे विश्वास नहीं है। ज्योतिबा फुले को विश्वास नहीं। छत्रपति साहू महाराज जब गए, छत्रपति साहू महाराज के पास तिलक गए और तिलक को साहू महाराज ने कहा आ जाओ आजादी की लड़ाई में। साहू महाराज ने कहा तुम ब्राह्मण लोग, मैं राजा हूं, मेरे साथ भेदभाव करते हो तो कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ बराबरी करोगे? साहू महाराज नहीं गए। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए। लाला लाजपत राय ने कहा अरे आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आ जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है, बताओ। न गांधी ने बताया, न नेहरू ने बताया, किसी ने नहीं बताया कि ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है।
देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मगर जो देश के लोग हैं, हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग, हम पिछड़े वर्ग के लोग अगर 74-75 साल में इस देश में अपनी गिनती नहीं करवा पाए तो इसका मतलब 74-75 साल में हम आजाद नहीं हुए। शेड्यूल कास्ट को उनकी संख्या के अनुपात में मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को उनकी संख्या के अनुपात में मिल गया, और हम कहते हैं हम 52-60% हैं, उनका 2 गुना है, इसके बावजूद भी नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? हम मुंह से कहते 52% 60%। यहीं बैठे हैं, अभी चौराहे पर खड़े हो जाओ, यहीं के लोग चौराहे पर निकलेंगे और एक एक आदमी को पूछो, हाँ भाई किस बिरादरी को हो? बोलेगा यादव हो सीना ठोक के। दूसरे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा कुर्मी हो सीना ठोक के। तीसरे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा मौर्य हो सीना ठोक के। चौथे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा प्रजापति हो सीना ठोक के। ओबीसी कौन है भाई? ओबीसी कौन है भाई? आप तो यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, गरड़िया हो। जब मंच पे बात करना होता तो 60% हो, और जब मैदान में उतरना होता है तब अपनी अपनी बिरादरी के हो। ये जो बिरादरीवाद का नशा है, यही आपको अधिकार नहीं लेने दे रहा है। एक तो बिरादरीवाद का नशा है, तो उन्होंने तरीका निकाल लिया, अच्छा इनके ऊपर बिरादरीवाद का नशा है, इनके बिरादरी का भी एक राज्य मंत्री बना दो, इनके बिरादरी का भी एक आदमी बना दो, इनके बिरादरी का एक डिप्टी सीएम बना दो। कौन सी उस मंत्री की कोतवाल सुने? कोतवाल तो सुनता ही नहीं है, दूसरा की तो बात ही छोड़ दो, तो सुनेगा नहीं, दिखाने के लिए बना दो। 27-28 मंत्री बनाए। क्या आपको जानकारी है एक दिन भी वहां बैठ करके कोई काम किया दिल्ली में? बोला यहां मत बैठो, आशीर्वाद यात्रा पर चले जाओ, अपना चेहरा दिखा करके लोगों का वोट बीजेपी के लिए बटोरो। इधर कोई काम ओबीसी के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लोगों की जो कमजोरी है, उसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं। ये बिरादरी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे हम कहते तुम कुछ मत मानो। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे पिछड़े वर्ग सूत्र है, सही है, ज्योतिबा फुले ने माना है, रामस्वरूप वर्मा ने माना है, जगदेव बाबू ने माना है, बहुत सारे महापुरुषों ने लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने बनाया। अरे हम तो कह रहे हैं संविधान ने आपको ओबीसी कहा, कम से कम अपने को ओबीसी तो मानो। जाति बिरादरी क्यों मान रहे हो? अपने को ओबीसी मानो। जाति मानोगे तो कमजोर रहोगे, कोई भी एक बिरादरी 60% नहीं है, लेकिन अगर अपने को ओबीसी मानोगे तो आप 60% हो जाओगे, और जब 60% जिधर खड़ा होगा उधर की सरकार बनेगी, और वो सरकार जो आप चाहोगे वो करने का काम करेगी। लोकतंत्र में बोली नहीं चलती है, लोकतंत्र में बोली चलती है। जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश का हुक्मरान बनता है। यही उत्तर प्रदेश है। कोई केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट लूट लिया, कोई अनुप्रिया पटेल के नाम पर वोट लूट लिया, कोई किसी कश्यप के नाम पर वोट लूट लिया, कोई किसी बघेल के नाम पर वोट लूट लिया। वोट तो लूट लिया, फर्जी इनकाउंटर किसके हो रहे? पिछड़े वर्ग के लोगों के हो रहे। नौकरियां किसकी जा रही है? तब तो कहा कि भैया सब यादव ले जाते हैं और हमारी सरकार आएगी, पटेल जी सब तुमको मिल जाएगा, काहे के लिए टेंशन करते हो? हमको तो यादव को देना नहीं है, तो सब तुमको मिल जाएगा। मिल रहा है क्या? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? बांदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? और 69,000 भर्ती वाले जो बैठे हुए हैं उनका क्या हुआ? मोदी जी ने तो बहुत डंका पीटा, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया। हमारे लोग भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू किए, प्रचार करना शुरू किए कि मोदी जी ने तो बहुत महान काम कर दिया। अरे कितना महान काम कर दिया कि उस पिछड़ा वर्ग आयोग की इतनी औकात है कि उसकी कोई बात ना योगी मानते हैं ना मोदी मानते। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाला हुआ, न योगी मानने के लिए तैयार है, न मोदी मानने के लिए तैयार है। हमें समझने की जरूरत है साथियों, हमारा चेहरा दिखाया जा रहा है, हमारा वोट लूटा जा रहा है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ये वक्त है जब आप लड़ के अधिकार ले सकते हो, नहीं तो आने वाले समय में आप लड़ने लायक भी नहीं रहोगे। जाति और धर्म के नशे में चूर 92 में अधिकार क्यों नहीं मिल जाता अगर हमारे लोग नशे में नहीं होते तो? उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया कि मंडल कमीशन में इनके साथ धोखेबाजी हुई। 40 सिफारिश में केवल 1 सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया,
कोई मसीहा मानते हैं तो माने, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर बीपी सिंह ईमानदार होते तो 40 की 40 सिफारिश कम से कम लागू कर देते, मगर 40 की 40 लागू नहीं किया, केवल एक सिफारिश सरकार बचाने के लिए लागू किया। तो मैं तो बीपी सिंह को ईमानदार नहीं मानता, कोई मानता हो तो माने। 40 में केवल एक सिफारिश लागू किया, 52 को 27 मिला, 3745 जातियों को मंडल ने रिकमेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट से केवल 1998 जातियों को ओबीसी माना गया, ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगा दिया। अरे शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं क्रीमी लेयर नहीं लिखा है, तो तुम्हें क्रीमी लेयर कहां से लग गया भाई? क्यों लग गया भाई क्रीमी लेयर? किसने लगाया? तो एक समाजवादी ब्राह्मण मधुलिमीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर पार्टी बन गए और उन्होंने कहा कि ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा दिया जाए, ये स्वतः समापनीय आरक्षण व्यवस्था है, तो क्रीमी लेयर लगा दिया। अब हमारे लोग कहेंगे नहीं, वो तो समाजवादी है, वो तो अच्छा आदमी है, वो तो बहुजनवादी है, वो तो अच्छा आदमी है। पटेल जी, आप ब्राह्मण का विरोध क्यों करते हो? अरे वो समाजवादी ब्राह्मण ने क्रीमी लेयर लगा दिया और अभी हमारे 314 बच्चों को मोदी जी ने उस क्रीमी लेयर के आधार पर आईएएस बनने से रोकने का काम किया। तो इतनी बड़ी साजिश आपके साथ हो रही है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा ही नहीं सकता है। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता उसको कहा जाएगा तुमको तो रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि पता ही है को रिजर्वेशन ले नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ा नहीं सकता है। आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, आरक्षण नीचे से भी खत्म हो गया। बहुत बड़ी साजिश 92 में हो गई, लेकिन ये साजिश ओबीसी के लोग तो तब समझते जब अपने को ओबीसी मानते, लेकिन उस समय तो बड़के वाले हिंदू बने थे। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे घरों में गए और कहने लगे अरे अयोध्या में तो राम जी पैदा हुए थे। बोले तो पैदा हुए थे तो बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं है, जहां राम जी पैदा हुए थे वहां बाबरी मस्जिद है। तो हमारे लोगों ने कहा अच्छा बाबरी मस्जिद है तो फिर क्या करना है? बोले करना क्या है, बाबरी मस्जिद को गिराना है, चलो अयोध्या। अरे जिनको अपने अधिकार के लिए संसद घेरना चाहिए था, अपने बच्चों की लाखों नौकरियों के लिए संसद घेरना चाहिए था, 52 को 52 हासिल करना चाहिए था, मंडल की 40 सिफारिशें लागू करवानी चाहिए थी, वो लोग कहां गए? वो लोग संसद घेरने के बजाय बाबरी मस्जिद घेर लिए। अब जिस काम में लगते हैं, संख्या ही इतनी है, काम तो फतेह कर ही देते हैं। गांधी को नेता बना दिया, नेहरू को नेता बना दिया, मोदी को नेता बना दिया, मस्जिद भी गिरा दिया। संख्या ही इतनी है, जिस काम में लगते हैं फतेह कर देते हैं। लेकिन समस्या यही है कि लगना कहाँ है, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। समस्या ये पड़ी हुई है साथियों, बहुत हुआ, मैं बार बार कहता हूं, अब ये ओबीसी 92 वाला ओबीसी नहीं है, अब ये ओबीसी 2021 वाला ओबीसी है। अगर है 21 वाला तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हम 21 वाले ओबीसी हैं। अगर मस्जिद गिराने नहीं गए होते आज रोना नहीं होता। आज जो रोना रो रहे हैं वो उसकी वजह से रोना रो रहे हैं। और चलो गिर गई, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, बलवीर तोगड़िया, सबको आगे किया और सबको आगे करके बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। चलो मंदिर भी बन गया, ट्रस्ट भी बन गया, मंदिर भी बन रहा है। विनय कटियार को रखा क्या ट्रस्ट में? उमा भारती को रखा क्या? जब ट्रस्ट बना तो कल्याण सिंह जिंदा थे, कल्याण सिंह को पूछा क्या? किसी भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा। अरे मोदी जी तुम पिछड़े का डंका पीटते हो, तुम ही प्रधानमंत्री बनते हो, तुम ही एक हाँ बस खत्म, तुम ही एक ओबीसी के आदमी को नहीं रखते हो। तो ये जो धर्म का नशा हिंदू का बोलते, जब वोट लेना हो तब हम हिंदू, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू, जब वोट लेना तब हिंदू, जब मुसलमान से लड़ना तब हिंदू, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करें तब हम हिंदू नहीं होते, तब तो हम पिछड़े वर्ग के लोग हो जाते हैं, ओबीसी हो जाते हैं। तो ये बार बार हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही। कांग्रेस ने भी धोखाधड़ी किया और अभी नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। कितने ओबीसी का खून खोला, कितने ओबीसी सड़कों पर आए। नहीं आओगे तो अधिकार कैसे मिले? लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती। एक विकास दुबे गैंगस्टर का फर्जी एनकाउंटर हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न।
अरे आपके लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उत्पीड़न अधिकारियों कर्मचारियों का हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं, आपको हक अधिकार नहीं मिल रहा, आप बोल ही नहीं रहे हो। अरे लोकतंत्र में बोलोगे नहीं, लोकतंत्र में इकट्ठा नहीं होगे तो आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो मुखौटों की राजनीति है इसको खत्म करना होगा। जब जंगल कट रहा था तो बसे, जब जंगल कट रहा था तो कुल्हाड़ी में जो लोहे की कुल्हाड़ी में जो बेत लगा था वो लकड़ी का लगा। जंगल के पेड़ सोच रहे थे यार कुल्हाड़ी में बेत तो अपना ही भाई है, कैसे उसका विरोध करे। तो उन्होंने कुल्हाड़ी के बेत का विरोध नहीं किया, तो कुल्हाड़ी ने जंगल को बेत के सहारे काट डाला। और जब जंगल खत्म हो गया तो बेत का भी काम खत्म हो गया। जब ये समाज खत्म हो जाएगा तो आज जिनको मुखौटा बनाया जा रहा है, जिनको आपका बिरादरी का नेता बताया जा रहा है, उनका भी काम खत्म हो जाएगा। इसलिए साथियों, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, मिलजुल करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तमाम मुद्दों को लेकर 5 चरण में आंदोलन घोषित किया। उसमें सबसे पहला मुद्दा जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा 3 कृषि कानून जो अभी नरेंद्र मोदी ने वापस किया, मगर मुझे विश्वास नहीं है जब तक वो वापस नहीं हो जाता, इसलिए वो आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि विधायक सांसद कोई एक दिन के लिए बनता है तो उसको पेंशन मिलती है। जो हमारे कर्मचारी 60 साल की उम्र तक सेवा देते हैं उनको भी मिलना चाहिए। निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए अगर सब बेचा जा रहा है तो, और निजीकरण बंद होना चाहिए। एनआरसी सीए अगर करना है तो डीएनए के आधार पर होना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 5 चरण का आंदोलन घोषित किया था। 3 चरण का आंदोलन खत्म हो गया है। चौथे चरण का आंदोलन 25 नवंबर को पूरे भारत के तहसील मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन है, और फिर 10 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। अब घर से निकलने का समय है, घर में बैठने का समय नहीं है। केवल सभा सम्मेलन तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि सड़कों पे निकलकर यह बात साबित करना है 10 दिसंबर को कि अब हम 92 वाले ओबीसी नहीं हैं, अब हम 2022 वाले ओबीसी हैं। ये बात सड़कों पे उतरकर सिद्ध करना है, और हम लोगों को अपने हक अधिकार लेने का काम करना है। और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ कायम होना चाहिए। इस देश में शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, पिछड़े वर्ग को कुछ नहीं मिला, माइनॉरिटीज के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो जिसको 85-90% यहाँ कहा जा रहा है वो सब पीड़ित है। अगर वो सब पीड़ित है तो सबको इकट्ठा आना चाहिए, और इकट्ठा आकर के इस देश में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और ये जो नाइंसाफी का निजाम है इसको खत्म करके इंसाफ कायम करना चाहिए। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। यही त्यागमूर्ति आर्यल चंदापुरी जी भी चाहते थे। तो इस लड़ाई को मजबूत करना होगा। इन्हीं बातों के साथ में त्यागमूर्ति आर्यल चंदापुरी जी को पुनः नमन करते हुए और इंद्र कुमार चंदापुरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए इतने बड़े कार्यक्रम की, इतने बड़े आयोजन की अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये भी कहता हूं कि भविष्य में भी ये केवल सम्मेलन तक मामला नहीं है, हम लोग मिलजुल करके इस देश में लड़ाई लड़ेंगे। अब हम 2022 वाले ओबीसी हैं, अपने अधिकार के लिए ईंट से ईंट बजाएंगे और अपना अधिकार हासिल करके रहेंगे। अब किसी के बाप की औकात नहीं हमारा अधिकार ना दे। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।